नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। सबसे पहले आपको गुजरात लिए चलते हैं, जहां पर गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। इनके इरादे भी वही है। जब मिडिल क्लास को कुछ सस्ता मिलता है तो ये कहते हैं कि किसान को सही कीमत नहीं मिल रही। जब किसान रिकॉर्ड क्या है, जब वो केंद्र में सत्ता में थे तो इन्होंने महंगाई दर को 10% तक पहुंचा दिया था। अगर हमारी सरकार ने महंगाई काबू में नहीं की होती तो आज भारत में कीमतें आसमान छू रही होती। अगर देश में पहले वाली सरकार होती तो आज दूध 300 रुपये लीटर, दाल 500 रुपये किलो बिक रही होती। बच्चों की स्कूल फीस से लेकर आने जाने का किराया तक सब कुछ कई गुना हो चुका होता। लेकिन साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने कोरोना महामारी के बावजूद, रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद महंगाई को काबू में करके रखा है। आज हमारे आस पड़ोस के देशों में 25-30% की दर से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हम पूरी संवेदनशीलता के साथ महंगाई कंट्रोल करने के प्रयास करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। भाई और बहनों, गरीब का खर्च बचाने, मध्यम वर्ग का खर्च बचाने के साथ ही हमारी सरकार ने यह भी कोशिश की है कि मिडिल क्लास की जेब में ज्यादा से ज्यादा बचत हो। आपको याद होगा, 9 वर्ष पहले तक 2 लाख रुपए सालाना कमाई पर टैक्स लग जाता था। 2 लाख की कमाई पर आज 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर भी टैक्स कितना है? 0, 0। 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता। इससे शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग परिवारों के हर साल हजारों रुपये बच रहे हैं। हमने छोटी बचत पर, नानी बचत, अधिक ब्याज देने का भी कदम उठाया है। इस साल ईपीएफओ पर 8.25% इंटरेस्ट तय किया गया है। साथियों, हमारी सरकार की नीतियों, निर्णयों में से कैसे आपके पैसे बच रहे हैं, इसका एक उदाहरण है आपका मोबाइल फोन भी है। शायद आपका उस तरफ ध्यान नहीं गया होगा। आज अमीर हो या गरीब, अधिकांश लोगों के पास फोन जरूर होता है। आज हर भारतीय औसतन हर महीने करीब करीब 20 GB डेटा इस्तेमाल करता है। आप जानते हैं, 2014 में 1 GB डेटा की कीमत कितनी थी? 2014 में 1 GB डेटा के लिए आपको 300 रुपये देने पड़ते थे। अगर वही पुरानी सरकार आज होती तो आपको मोबाइल का ही बिल हर महीने कम से कम 6,000 रुपये देना पड़ता। जबकि आज 20 GB डेटा के लिए 300-400 रुपये का ही बिल आता है। यानी आज लोगों के हर महीने मोबाइल बिल में करीब करीब 5,000 रुपये हर महीना बच रहे हैं। साथियों, चलिए अब शुरुआत करते हैं देवभूमि दिन भर की। उत्तराखंड भ्रमण पर आए नेपाल के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली इस बातचीत के दौरान नेपाल और भारत के बीच विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर बातचीत हुई। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नेपाल और उत्तराखंड का रोटी बेटी का नाता रहा है। दोनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। नेपाल भी चाहता है कि वहां भी उत्तराखंड की तरह सामाजिक और आर्थिक विकास हो। नेपाली प्रतिनिधि मंडल को मानस खंड मंदिर माला मिशन और मुख्य
मंत्री घसियारी कल्याण जैसी योजनाओं का भी प्रेजेंटेशन दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को नेपाल आने का भी न्योता दिया है। हमारे पड़ोसी और मित्र राष्ट्र नेपाल के एक दल का पूरा एक उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुँचा है, जो अनेकों जगह पर घूमने के बाद, लोगों से मिलने के बाद उत्तराखंड आया। आज हमसे भी उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि नेपाल और भारत दोनों में बहुत समानताएं हैं। हमारा रहन सहन, हमारी तमाम प्रकार की धार्मिक पद्धतियां हों या अन्य पद्धतियां हों, एक समान है। और उत्तराखंड के अंदर तो बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जहां की जो भारत नेपाल सीमा जहां मिलती है, वहां पर पूजा पद्धति भी एक जैसी है, रोटी बेटी का संबंध है। तो उस नाते उनकी और हमारी जो भविष्य की चुनौतियां एक समान है। इधर के सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज़ी से आगे बढ़ा है। तो उस प्रतिनिधिमंडल का यह भी मानना है, यह भी हमसे कहना है कि नेपाल को भी आगे बढ़ना चाहिए। हमने कहा है कि नेपाल को आगे बढ़ने के लिए हमारे स्तर पर जो भी उनके लिए सहयोग हो सकता है, हम उसमें अपना सहयोग करेंगे। हमने मुख्यमंत्री घसियारी योजना का प्रेजेंटेशन, मानस खंड मंदिर माला मिशन, चूँकि दोनों राष्ट्रों के, और कैलाश जो हमारा बाबा कैलाश की भूमि है मानस खंड, उसके आसपास का बहुत सारा क्षेत्र, चूँकि जैसे मानस खंड मंदिर माला मिशन उत्तराखंड के अंदर बन रहा है, भारत के अंदर बन रहा है, उसी प्रकार से एक बड़ा क्षेत्र जो है स्कंद पुराण में नेपाल में भी उल्लेख है। हम लोगों ने कहा है कि जहाँ से हम लोग यहाँ पर उसको डेवलप कर रहे हैं, नेपाल भी उसको आगे के लिए डेवलप करे। इनक्यूबेटर्स के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में, स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ प्रयास हो रहे हैं, उनसे भी उनको अवगत कराया। उन्होंने नेपाल आने का आमंत्रण दिया है, और जब भी योजना बनेगी हम लोग नेपाल जाएंगे, और परस्पर सहयोग से भारत के साथ नेपाल भी आगे बढ़े। देहरादून में नेपाल के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और बीजेपी के संगठन को समझाने का काम किया कि किस प्रकार से देश की तरक्की सत्तासीन पार्टी का संगठन काम कर रही है। नेपाल के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही सीपीएन माओ सेंटर के उपाध्यक्ष श्रीमती पंफा भूषाल ने कहा कि उन्हें खुशी है कि आज भारत देश तरक्की कर रहा है और इस तरक्की का कुछ ना कुछ लाभ पड़ोसी देश को भी मिलेगा। आपका आगमन हुआ, ऋषिकेश के अंदर मां गंगा की आरती का था, उसके बाद हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता साहब की भेंट हुई। आज प्रातःकाल माननीय मुख्यमंत्री के साथ आपकी मीटिंग हुई, और एक प्रकार से उत्तराखंड और नेपाल का जुड़ाव बॉर्डर है, तो हम नेपाल बॉर्डर पर क्या क्या कार्यक्रम रूप में ले रहे हैं उसकी जानकारी दी। कुछ सुझाव प्रतिनिधिमंडल की ओर से भी आए, और अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्वरूप को, संगठन ढांचे के संदर्भ में आप हमारे लास्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रधानमंत्री प्रचंडा का भारत दौरा हुआ था, और दो प्रधानमंत्री के बीच में अच्छे संवाद और सहमति समझौता हुआ था। हमें विश्वास है वो तीव्रता से कार्यान्वयन होगा, और इस विजिट से हम उसको पुनर्ताजगी भी होगा, और भारत एक असल हमारे छिमेकी तो हो ही है। कोटद्वार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी आरबीएस रावत के पिता का 13वीं संस्कार संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने आरबीएस रावत के पिता के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर पुण्य आत्मा को नमन किया। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर आपको बता दें, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के उप निबंधक निलंबित कर दिए गए हैं। उप निबंधक समदत्त मिश्रा को सस्पेंड किया गया है। बीते दिनों सीएम ने रजिस्ट्री ऑफिस में की थी रेड और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने पर सस्पेंड हुए रामदत्त मिश्रा। आईजी स्टाम्प ने जारी किया सस्पेंशन का आदेश। मुख्यमंत्री बोले जमीनों के जालसाज छोड़े नहीं जाएंगे। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, बीते दिनों सीएम ने रजिस्ट्री ऑफिस में रेड की थी और अब मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने पर सस्पेंड हुए हैं रामदत्त मिश्रा।
और कई जगह पर जो रजिस्ट्री वाले रजिस्टर हैं, उन रजिस्टरों में कई जगह पर शिकायतें आई हैं कि उसके पन्ने बदल दिए गए हैं और जो असली जो उसका मालिक है उसका सारा डिटेल ही उसके अंदर से गायब कर दिया गया है। इसलिए इसमें एसआईटी का गठन किया है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर देखा है। इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे जिससे कि उत्तराखंड के अंदर जो अपना अच्छे तरीके से रहने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, अपना पुराना जायदाद है, उस पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, उन पर मन में किसी प्रकार का संदेह ना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला में एरो सिटी निर्माण व किसानों की जमीन अधिग्रहण के मामले पर हो रही राजनीति और धरने प्रदर्शन पर एक बार फिर स्थिति साफ की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बिना हितधारकों से बातचीत किए सरकार कोई भी निर्णय नहीं लेगी, लिहाजा लोग किसी भी अफवाह से बचे और किसी के बहकावे में नहीं आए। आपको बताते चले, बुधवार को भारतीय किसान यूनियन ने डोईवाला में प्रदर्शन किया है। से कहा है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से एरो सिटी जैसा अभी कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं गया है और हम कोई भी डेवलपमेंट का काम करेंगे, कोई भी विकास का काम करेंगे तो उस क्षेत्र के जो किसान हैं, जिनकी भूमि पर वो बनना है या आगे के प्रस्ताव जाने हैं, जब तक उनकी सहमति नहीं होगी हम कोई प्रस्ताव आगे बढ़ाने वाले नहीं है। मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि उनको किसी संदेह में, किसी चिंता में आने की आवश्यकता नहीं है। उनसे बात किए बिना, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं और नहीं बनेगा तो उनकी सहमति से नहीं बनेगा। अगर कोई इस प्रस्ताव पर आगे कोई बात होगी तो भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उत्तराखंड में विभिन्न जातियां, जनजातियां निवास करती हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के नौजवान देश की सेनाओं में अलग अलग एजेंसियों में अपनी सेवा दे रही हैं। यहाँ की सुरक्षा, अखंडता और एकता राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है, लिहाजा यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर राज्य सरकार पहले दिन से गंभीर है, जिसका जल्दी परिणाम भी दिखेगा। करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और उसके पीछे हमने ये बातें कही थी कि उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, देश के अंदर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और हम दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ भी हमारा प्रदेश है। हम उत्तराखंड में इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा है कि वह भी अपने यहाँ इसको लागू। देहरादून के एक निजी होटल में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस योजना के तहत एक बड़ा कार्यक्रम सीकर राजस्थान में भी आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। देहरादून में आयोजित पीएम किसान सम्मान निधि योजना के कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना। आपको बता दें कि इस योजना के तहत उत्तराखंड के 7,60,148 लाभार्थी किसान परिवारों को 14वीं किश्त और डीबीटी के माध्यम से 168 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई है। की चिंता मोदी जी करते हैं, वहीं देश का अन्नदाता किसान की चिंता मोदी जी करते हैं। 2018 में किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी और आज उसकी 14वीं किस्त का वर्चुअल शुभारंभ, जिसमें 8.5 करोड़ से अधिक किसानों को आज ये किस्त जारी हुई है। लगभग 18,000 करोड़ आज मोदी जी ने जारी किए हैं, जो कि किसानों की आय दुगनी करने में। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अपने परदादा घनानंद खंडूड़ी की पुण्यतिथि के मौके पर मसूरी के अटल उत्कृष्ट विद्यालय घनानंद इंटर कॉलेज पहुंची। देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी दीपक रावत और स्कूल प्रधानाचार्य रवि उनियाल ने उनका गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने लोक संस्कृति के आधार पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसने सभी के मन को मोह लिया। विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा, स्कूल में कई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है। उनको इसके लिए निर्देशित किया गया है। विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने हरक सिंह रावत और प्रेमचंद अग्रवाल की बातचीत के वायरल हो रहे वीडियो पर भी बयान दिया।
उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, ये अच्छा चलन नहीं है। ऐसे में कई लोगों के अपने व्यक्तिगत संबंध होते हैं, परंतु कुछ लोग उसको भी राजनीति मोड़ दे सकते हैं, जो गलत है। मेरे पिताजी के परदादा जी घनानंद खंडूरी जी, उनके समय का ये सोच रही कि हमें शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और उन्होंने यहाँ पर ज़मीन दान की ताकि एक अच्छा स्कूल चल सके। और मुझे खुशी है कि आज ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय हो गया है और साथ ही साथ यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके अच्छे काम की वजह से धीरे धीरे यहाँ पर बच्चों की तादाद भी बढ़ रही है। और इसको और कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन की कोई कमी नहीं है, जगह बहुत सुंदर है, आसपास के कैचमेंट एरियाज़ प्राइमरी स्कूल्स के काफ़ी होंगे, बहुत अच्छे यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल्स चलते हैं। तो बहुत सारा विचार हुआ है कि हम इस जो स्कूल को और बढ़िया इस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दान दी हुई चीज़ है, शिक्षा के लिए दी हुई चीज़ है, मेरे परिवार ने दी है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। अब सशक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश में नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड का गठन किया गया। इसको राज्य के राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। सेतु प्रदेश सरकार की नीति व नियोजन में थिंक टैंक की तरह काम करेगा और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही नियोजन मंत्री, उपाध्यक्ष और 3 सलाहकार भी नियुक्त होंगे। विशेषज्ञ और तकनीकी निकाय में उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री या फिर मनोनीत मंत्री होंगे। इसके साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति खुले बाजार से होगी। वहीं विपक्ष ने सेतु आयोग बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। राज्य योजना आयोग काम करता था और भारत में जिस प्रकार से योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बन गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर उसी की तर्ज पर हमने सेतु का भी गठन किया है। और निश्चित रूप से सेतु भी हमारा राज्य के प्रत्येक नियोजन पर, राज्य पर होने वाला जो हमारा निवेश है, राज्य पर होने वाला अवस्थापनाएं हैं, उन सभी पर काम करेगा। और एक मैं समझता हूँ कि सेतु के बनने से हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। राज्य का राज्य योजना आयोग काम करता था और भारत में जिस प्रकार से योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सेतु आयोग बनाने की क्या जरूरत थी? आपके पास ऑलरेडी है, ब्रिज डिपार्टमेंट है आपका। आपने एक सेफ्टी ऑडिट कराया था आज से 1 साल पहले, 36 पुलों को खतरा बताया था, ये पुल भी उसमें सम्मिलित था जो टूटा है कोटद्वार में। तो आपने 1 साल में क्या किया, क्यों नहीं किया? अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आप नई नई चीजों का गठन, नए नए नाम। तल्लापू के ग्रामीणों ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता खेम सिंह चौहान के नेतृत्व में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से मुलाकात कर अपने टिहरी बांध से विस्थापन की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि उप्पू के ग्रामीण मुलाकात की, जिस पर उन्होंने अवगत कराया कि काफी पुराना पुनर्वास का मामला है, हमारी उपजाऊ भूमि डूब गई है, जिस पर मेरे द्वारा पत्रावली मंगवाई गई है, जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। पास आए थे और इनके द्वारा बताया गया कि काफ़ी पुराना मैटर है जो कि विस्थापन से रिलेटेड इनके गांव का चल रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास खेती बाड़ी आदि आजीविका की भूमि नहीं है, तो इसमें तत्काल जो भी पत्रावली पुनर्वास निदेशालय में लंबित होगी उसको मंगाने के लिए मैंने बता दिया है और इसमें लीगली क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है जिसको त्वरित गति से इस मैटर को भी। पुनर्वास का तल्ला उप्पू का मामला जो है ये बहुत दिनों से चल रहा है और पूरी गांव की जो जिस पे रोजी रोटी चलती थी उसके जो सिंचाई की जो ज़मीन थी वो टोटल डूब चुकी है और वो हैंड टू माउथ हो गए हैं, रोजी रोटी के लाले पड़ गए वहाँ पे। तो उस बारे में जो है काफ़ी दिनों से जो है पुनर्वास का मामला चल रहा है और उसमें पहले वाले डीएम से और पहले वाले हमारे जो अधिकारी उनसे भी बड़ा पॉजिटिव बात हुई है। लक्सर के भूरना गांव में गर्भवती को आयरन की एक्सपायरी दवाइयां देने का मामला अब सीएमओ तक पहुंच गया है, जिसका संज्ञान लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लक्सर में मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित कर दिया गया है। पीड़ित पक्ष द्वारा की गई शिकायत के मुताबिक 10 जुलाई को उसकी गर्भवती पत्नी के पेट में दर्द होने पर उसे चिकित्सालय ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों द्वारा उसकी पत्नी का गर्भपात होने की पुष्टि की गई थी। शिकायतकर्ता ने आशाओं पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी पत्नी को दी जा रही आयरन की दवाइयां एक्सपायरी थी, जिस कारण उसकी पत्नी का गर्भपात हुआ है।
कोरोना के जो संज्ञान में जो मामला मेरे उसमें आया है, उसमें रीना नाम की जो गर्भवती महिला थी, उन्होंने जो कंप्लेंट डाली है उसके अंतर्गत दवाई की, उसमें एक्सपायर्ड दवाई की उसमें उन्होंने खाई है, जिससे वो बता रही है कि गर्भपात हुआ है। उसके अंतर्गत हमारी विभागीय टीम गठित की गई है और उसमें पूरी कार्रवाई करके उचित अधिकारियों को उसका वो संज्ञान में दिलाया जाएगा और जो भी कल्प्रिट होगा, जिसने भी करा होगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के जो संज्ञान में देहरादून में आरटीओ ने नियमों को ताक पर रखकर ई रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान शहर भर में टीमें लगाई गई। इस अभियान में 100 ई रिक्शा चालक का चालान किया गया, साथ ही 30 रिक्शा भी सीज किए गए। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया, बिना लाइसेंस, बिना परमिट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई रिक्शा चला रहे संचालकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान शहर के अलग अलग मार्गों पर चलाया गया। अभियान काफी हद तक सफल रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग को काफी समय से इसे लेकर शिकायतें मिल रही थी। उन्होंने कहा, नियमों को ताक पर रखकर चलने वाले संचालकों पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। इस जगह से कई क्वार्टर से आम पब्लिक से भी हमें सुनने को मिलता है कि ई रिक्शा की संख्या काफी ज्यादा शहर में बढ़ गई है। कई जगह ट्रैफिक जाम लगता उनसे है और कई लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होने की शिकायत हुई है या किराया ज्यादा लेने की शिकायत है। इन सब चीजों को हम लोगों ने हमारे संज्ञान में पहले आ चुका है। हम लोग अभियान चलाते रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने अभियान का स्तर बढ़ा दिया है। ज्यादा टीमें लगाई हैं, 5 टीमें हमारी लगी हुई हैं, 4 बाइक स्क्वाड्स को भी लगाया है। एक वैसे दिखाया तो 9 टीमें लगी हुई है हमारे यहाँ। पौड़ी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जिला चिकित्सालय पौड़ी में यूविन पोर्टल का ऑनलाइन टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिले में यूविन प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन टीकाकरण की शुरुआत होने से अब गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण की जानकारी के साथ अगले टीकाकरण की तारीख मोबाइल में मैसेज से प्राप्त हो सकेगी। यूविन पोर्टल एक अनआइडेंटिफाइड वर्कर्स एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिस पोर्टल में जितने भी बच्चों को 0 से 5 साल में टीके लगने हैं वो डिजिटलाइज इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल में जाएगी। और जैसे कि समस्या होती थी कि डिलेड वैक्सीनेशन की समस्या होती थी और कभी भी जैसे यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा था नहीं, तो इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी एक ऑप्शन आ गया है और किसी भी बच्चे का पूर्णतया रियल टाइम पे इसमें टीकाकरण होगा। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर वो यहाँ से अगर पौड़ी से अगर किसी दूसरे जनपद में जाते हैं, वहाँ पे उसे टीका लगता है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू हुए 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के केंद्रीय विद्यालय हाथीबड़कला 2 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें केवीएस